हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम सॉइल पॉल्यूशन को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हमने एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ा है। उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। यस, तो सॉइल, प्लांट को ग्रो करने के लिए सॉइल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर प्लांट सपोर्ट करते हैं एनिमल लाइफ को। एनिमल डिपेंड करते हैं क्योंकि प्लांट पे, तो एनिमल लाइफ भी इनडायरेक्टली सॉइल पे डिपेंड है। तो जो सॉइल है ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में काउंट होती है, क्योंकि ये सॉइल फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है ये बहुत ही स्लो होती है। हमें पता है रॉक्स के टूटने से सॉइल बनती है, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। सॉइल जो धीरे धीरे ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से पॉल्यूट होती चली जा रही है, पर जो ये सॉइल पॉल्यूशन है ये एक लिमिटेड एरिया तक ही रहता है, ना कि एयर और वाटर पॉल्यूशन की जैसा। क्योंकि एयर और वाटर पॉल्यूशन है ये लॉन्ग डिस्टेंस तक अफेक्ट करते हैं, लेकिन सॉइल पॉल्यूशन एक लिमिटेड फील्ड तक ही अफेक्ट होती है। तो सॉइल पॉल्यूशन क्या होता है, इस नाम से ही है, जैसे हमने पहले पॉल्यूशन पढ़े हैं। सॉइल जब पॉल्यूट हो जाती है, सॉइल की क्वालिटी जब डिग्रेड हो जाती है, कैसे, जब उसके अंदर कुछ एडिशन होता है अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस का। वो अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस कोई भी केमिकल हो सकता है, चाहे वो वीडिसाइड, पेस्टिसाइड्स जो भी फार्मर्स यूज़ करते हैं अपने एग्रीकल्चर लैंड में, चाहे इंडस्ट्रीज़ हैं जो अपना सॉलिड वेस्ट सॉइल के अंदर डायरेक्ट डाल देती है, और कुछ ऐसे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जहाँ पर एटॉमिक रिएक्शंस होती हैं या न्यूक्लियर वेस्ट होते हैं, वो भी धरती के अंदर दबा दिए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती है सॉइल पॉल्यूशन को। और सबसे ज़्यादा जो सॉइल पॉल्यूशन होता है वो होता है सॉलिड वेस्ट की वजह से। तो यस, हम सॉलिड वेस्ट को इस वीडियो के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। तो सॉलिड वेस्ट क्या होता है? सॉलिड वेस्ट एक ऐसा पोल्यूटेंट है जो हमारे घरों से, हमारे ऑफिस से, हॉस्पिटल से, सब जगह से जो भी वेस्ट निकलता है, जो सारा वेस्ट ट्रैश में, डस्टबिन के अंदर डलता है दिन भर, उस सारे वेस्ट को हम बोलते हैं सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट के मेन सोर्सेज क्या हैं, कहाँ से सॉलिड वेस्ट राइज हो रहा है? तो सबसे पहला सोर्स मैं यहाँ पर बता रही हूँ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो भी हमारे घरों से, हॉस्पिटल, जो मैं अभी बता रही थी आपको, स्कूल से, ऑफिस से जो भी वेस्ट इकट्ठा होता है वो सॉलिड वेस्ट कंट्रीब्यूट करता है। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में आते हैं पेपर, लेदर, ग्लास, रबर, या वेस्ट फूड जो होता है हमारे घरों से या हमारे ऑफिस से, टेक्सटाइल, ये सारे कंट्रीब्यूट करते हैं म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। ठीक है, इसमें आप देख रहे हो कुछ इसमें बायोडिग्रेडेबल है, कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल है, अभी उनके बारे में भी हम करेंगे। दूसरा सोर्स यहाँ पर है जैसे हॉस्पिटल वेस्ट। हॉस्पिटल में जो सबसे ज़्यादा वेस्ट होता है जैसे डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं, कॉटन, सिरिंज, बैंडेज, केमिकल, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत ही डेंजरस तरह का वेस्ट है जो हॉस्पिटल से निकलता है। थर्ड सोर्स है यहाँ पर इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रीज भी अपना सॉलिड वेस्ट है वो डायरेक्ट सॉइल के अंदर डाल देती है, जैसे फ्लाई ऐश जिसके अंदर आते हैं ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, सिलिका, कुछ टॉक्सिक मेटल्स होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा सॉइल को पोल्यूट कर देती हैं, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है। देन इसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में जो भी हमारा ई वेस्ट होता है, जैसे इरिपेयरेबल कंप्यूटर, जैसे कंप्यूटर कुछ ख़राब हो चुके हैं, या डैमेज्ड इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल्स वगैरह होते हैं, वॉच वगैरह होती है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में। तो ये है हमारे पास बेटा सोर्सेज। यहाँ पर हमने ये सॉलिड वेस्ट पढ़े हैं। ये जितने भी सॉलिड वेस्ट है इसमें से आप देखोगे कुछ वेस्ट ऐसे हैं जो बायोडिग्रेडेबल हैं, जो इजीली डिग्रेड हो सकते हैं, कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, और कुछ ऐसे वेस्ट है जिनको रिसाइकिल किया जा सकता है, उनको एक नई फॉर्म दी जा सकती है। तो इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो सॉलिड वेस्ट को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड रिसाइकिल। बायोडिग्रेडेबल, बायो मीन्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की हेल्प से वेस्ट डिग्रेड हो सकता है, उसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। इसके अंदर जैसे पेपर आ जाते हैं, वेजिटेबल वेस्ट आ गया, डोमेस्टिक वेस्ट जो होते हैं, क्लॉथ्स हो गए, कोई भी एनिमल वेस्ट और प्लांट वेस्ट जो होता है वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के अंदर आता है। इन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की मात्रा जब ज़्यादा हो जाती है तो ये भी पॉल्यूशन कोज कर देती है, चाहे कितना ही ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिग्रेड कर दे, पर फिर भी ज़्यादा बायोडिग्रेडेबल है तो जब वो उसको डिग्रेड किया जाता है तो हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, जो बायोगैस है ये प्रोड्यूस होती है, और ये बहुत ही फाउल स्मेल प्रोड्यूस करती है। वो नालियाँ जो होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, या यूँ कह लो बहुत ज़्यादा मॉस्किटोज डेवलप हो जाते हैं। तो बायोडिग्रेडेबल ज़्यादा मात्रा में हो तो वो भी पॉल्यूशन कोज करता है। तो बायोडिग्रेडेबल का क्या सॉल्यूशन है? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हम क्या करते हैं, एक ग्राउंड के अंदर गड्ढा खोद करके उनको दबा देते हैं ताकि आराम से उसकी डिग्रेडेशन हो सके। ये इसका सॉल्यूशन है। सेकंड, नॉन बायोडिग्रेडेबल, बिल्कुल इनके अपोजिट होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिग्रेड नहीं कर सकते। ये जो होते हैं ये ज़्यादा पॉल्यूशन कोज करते हैं एज कम्पेयर टू बायोडिग्रेडेबल वेस्ट।
तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जैसे कि प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया, ग्लास हो गया, या जो भी आजकल पॉलीथीन्स वगैरह हम यूज़ कर रहे हैं, जो भी सिंथेटिकली बनाए जा रहे हैं, ठीक है। आजकल जितनी भी फूड आइटम्स हैं सारे प्लास्टिक रैप में आती हैं। आपने देखा होगा कितनी वाटर बॉटल्स हैं, कितने मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्लास्टिक बॉटल्स, प्लास्टिक बैग्स के अंदर आ जाते हैं। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ें प्लास्टिक में कवर होती हैं। तो सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन इन्हीं की वजह से हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने काफ़ी हद तक इनके ऊपर बैन भी लगा दिया है। आजकल लोग कपड़े का या फिर जूट के बैग्स, नेचुरल फाइबर से बने हुए बैग्स को यूज़ करते हैं ताकि नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स का यूज़ कम से कम हो, पॉल्यूशन कम से कम हो। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को कैसे ख़त्म किया जा सकता है? हमारे पास 3 मेथड है: ओपन बर्निंग, लैंडफिल्स, इंसिनरेशन। ओपन बर्निंग नाम से ही है, खुले में ले जा करके वहाँ पर ये वेस्ट डाल दिया जाता है और उसको जला दिया जाता है। पर ये वेस्ट जो जलता है बाद पीछे बहुत ही ऐसे अनबर्न छोड़ देता है, जो फिर बहुत सारे रैट्स, फ्लाइज की ब्रीडिंग प्लेस बन जाती है, ठीक है। तो ये एक तरीके से इतना सक्सेसफुल मेथड नहीं है टू ट्रीट द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। लैंडफिल में क्या होता है, नाम से ही है ये भी लैंडफिलिंग। जो भी लो लाइंग एरिया होते हैं, सरफेस लेवल से थोड़े नीचे, वहाँ पर सारे वेस्ट को डाल दिया जाता है ताकि लेवल तक उसको भर दिया जाता है और उसको कवर कर दिया जाता है डर्ट के साथ। तो लैंडफिल भी एक अच्छा सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि जो मेट्रो सिटीज़ है, बड़ी सिटीज़ है, वहाँ पर गार्बेज डे बाय डे बढ़ता चला जा रहा है और सॉइल में, लैंड में डालने के बाद खतरा भी होता है कि कुछ केमिकल्स ग्राउंड में लीक कर जाते हैं और जिससे जो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज हैं उनको बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। थर्ड है इंसिनरेशन। जो भी कोई भी केमिकल वेस्ट है, ई वेस्ट है या फिर हॉस्पिटल वेस्ट है, उसको एक बड़े से कंटेनर में डाल करके बहुत ही हाई टेम्परेचर पर उसको बर्न कर दिया जाता है। ऑलमोस्ट 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर उसको जला दिया जाता है, जिससे लास्ट में सिर्फ कुछ ऐश बचता है। फिर उस ऐश को लैंडफिलिंग में यूज़ कर लिया जाता है। नेक्स्ट जो कैटेगरी वो है रिसाइकिल। तो जो भी हम अपने घरों में, आपको पता है कबाड़ी वाले आते हैं, हम इनको अपना बहुत सारा घर का वेस्ट दे देते हैं, तो ये क्या करते हैं, उनको सेपरेट कर देते हैं। जो मटेरियल रिसाइकिल हो सकता है उनको ये अलग कर देते हैं और बाकी को नॉन बायोडिग्रेडेबल या बायोडिग्रेडेबल में डाल देते हैं। तो जो रैक पिकर्स या कबाड़ी वाले होते हैं वो क्या करते हैं, मटेरियल्स, रिसाइकिल सब्सटेंस को अलग कर देते हैं ताकि उनको एक नया रूप दे करके फिर से मार्केट में बेच दिया जाए। तो ये 3 कैटेगरी है और उसकी मैनेजमेंट, हम इन वेस्ट को कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये इसके सॉल्यूशन है। प्लास्टिक वेस्ट जो कि एक सॉलिड वेस्ट, जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, इसके लिए एक सॉल्यूशन निकाला गया कैसे इस प्लास्टिक वेस्ट को यूज़ किया जाए जिससे कोई पोल्यूशन भी ना हो और फ़ायदा भी हो जाए। इसकी एक केस स्टडी मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। बेंगलोर में अहमद खान जो कि खुद एक प्लास्टिक बैग बनाने वाली कंपनी के मालिक, उन्होंने देखा जो प्लास्टिक वेस्ट है डे बाय डे इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है जो एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहा है। तो उन्होंने खुद इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला। उन्होंने क्या किया, जो रिसाइकिल प्लास्टिक होता है, रिसाइकिल होकर के जो प्लास्टिक होता है उसको मॉडिफाई करके एक पाउडर बना दिया। उस पाउडर को बोलते हैं पॉलीब्लेंड, ठीक है। इनकी कंपनी ने पॉलीब्लेंड पाउडर तैयार किया जो कि रिसाइकिल मॉडिफाइड प्लास्टिक पाउडर है। फिर इन्होंने आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड बेंगलोर सिटी कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर कोलैबोरेशन में बिटुमेन एक सब्सटेंस है उसको पॉलीब्लेंड के साथ मिक्स किया, ठीक है। बिटुमेन एक ऐसा सब्सटेंस है जो रोड बनाने में यूज़ किया जाता है, टारकोल जिसको बोलते हैं। तो इन तीनों ने मिलकर के क्या किया, इन दोनों सब्सटेंस को मिक्स किया। मिक्स करने के बाद रोड बनाया। वो रोड बनाया और वो रोड के अंदर देखा कि उस रोड की लाइफ 3 टाइम्स बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है? क्योंकि जो यहाँ पे बिटुमेन पॉलीब्लेंड के साथ यूज़ किया गया था उसकी वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टीज़ बढ़ गई। वाटर रिपेलेंट मतलब अब उस रोड पर वाटर इकट्ठा नहीं हो सकता, क्योंकि ज़्यादातर रोड जो होती है वो ख़राब जो होती है वो पानी इकट्ठा होने से होती है। तो यहाँ पर जब पॉलीब्लेंड को बिटुमेन के साथ यूज़ किया गया तो बिटुमेन की जो वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टीज़ थी वो बढ़ गई, जिससे रोड की लाइफ 3 टाइम्स इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो बेंगलोर के अंदर 40 किलोमीटर से भी ज़्यादा रोड इन 2 सब्सटेंस से मिलकर के बनाया गया है, जिसकी लाइफ अभी बहुत ही ज़्यादा है, जो बहुत जल्दी से ख़राब नहीं होते। तो कैसे एक प्लास्टिक बनाने वाली कंपनी के मालिक ने खुद प्लास्टिक वेस्ट का एक कैसा सॉल्यूशन ढूंढा जिससे ना तो कोई पोल्यूशन हुआ बल्कि फ़ायदा हुआ। तो इस तरह से हम प्लास्टिक वेस्ट को रोड बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सॉइल को पॉल्यूट होने से बचा सकते हैं।
इसके अलावा सॉइल को बहुत सारे केमिकल्स हैं जो पोल्यूट करते हैं, इनको हम बोलते हैं एग्रो केमिकल्स। एग्रो मतलब एग्रीकल्चर में यूज़ होने वाले केमिकल्स जो फार्मर्स मोस्टली यूज़ करते हैं, जैसे फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, इन सब का यूज़ किया जाता है क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। दे आर यूज टू इंक्रीज द क्रॉप प्रोडक्शन। बट क्रॉप प्रोडक्शन तो इंक्रीज हो जाता है, लेकिन इससे सॉइल के अंदर सॉल्ट कंटेंट भी इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि इन फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स में कुछ सॉल्ट होते हैं, वो सॉल्ट फिर सॉइल में इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, सॉल्ट कंटेंट इंक्रीज कर देते हैं ये, और सॉइल के अंदर रहने वाले जो यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो भी किल हो जाते हैं। यानी कि ये फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स टॉक्सिक होते हैं टू द नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म। नॉन टारगेट मतलब जिनके लिए ये यूज़ नहीं की गए थे, वो ऑर्गेनिज्म भी इससे अफेक्ट हो जाते हैं। वो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो सॉइल में ज़रूरी होते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी के लिए ज़रूरी होते हैं, प्लांट के लिए ज़रूरी होते हैं। तो इन फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स का यूज़ सॉइल के अंदर सॉल्ट कंटेंट को बढ़ा देता है, और सॉइल के अंदर रहने वाले कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म, उनको ये किल कर देता है। और आप देखो, जैसे ही फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड रेन वाटर के साथ बह करके जब किसी भी वाटर बॉडीज़ के अंदर जाते हैं, तो ये बायोमैग्निफिकेशन कोज करते हैं। बायोमैग्निफिकेशन मैंने आपको बताया था, पोल्यूटेड वाटर के अंदर जैसे ही ये केमिकल बह करके, जैसे DDT का एग्जांपल बताया था, पानी के अंदर आ जाएंगे, तो पानी के अंदर जो भी फूड चेन चल रही है, ठीक है, ये टॉक्सिक सब्सटेंस उसमें इकट्ठे होते चले जाएंगे, और फूड चेन के लास्ट मेंबर में इतने ज़्यादा इकट्ठे हो जाएंगे कि वो इससे बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट हो जाएगा। सेकंड है यहाँ पर यूट्रोफिकेशन। ये केमिकल जैसे ही पानी में जाते हैं, तो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इन फर्टिलाइजर्स के अंदर। ये न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एल्गी की ग्रोथ करा देते हैं, जिससे ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो जाता है और एक्वेटिक लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसमें वाटर का जो टेम्परेचर है वो भी थोड़ा चेंज हो जाता है, जिससे भी एक्वेटिक लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये यहाँ पर एग्रोकेमिकल्स और उसके इफेक्ट मैंने बताए हैं। इसकी भी केस स्टडी अभी हम करेंगे कि कैसे हम इन चीज़ों का यूज़ ना करके सॉइल की फर्टिलिटी को और क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। तो ये जो केस स्टडी है, ये केस स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज़ की जाती है जिसके अंदर हम किसी भी तरह के केमिकल फर्टिलाइजर्स का, सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं करते। इसके अंदर क्या होता है, ये एक साइक्लिकल जीरो वेस्ट प्रोसीजर है, यानी कि इसके अंदर कोई भी वेस्ट ऐसा नहीं बचता जो पोल्यूशन कोज करे। इसकी शुरुआत की थी सोनीपत जिले में रमेश चंद्र नागर नाम के जो फार्मर हैं इन्होंने क्या किया, बहुत सारी प्रोसेसेस को इकट्ठा शुरू किया, जैसे बी कीपिंग, डेयरी मैनेजमेंट, वाटर हार्वेस्टिंग, कंपोस्टिंग, एग्रीकल्चर। इसमें क्या था, जो डेयरी मैनेजमेंट, जो एनिमल्स हैं उनका वेस्ट यूज़ हो रहा था एग्रीकल्चर में एज अ मैन्योर, और जो एग्रीकल्चर वेस्ट है वो यूज़ हो रहा था फॉर मेकिंग द कंपोस्ट। ठीक है, तो इस तरह से आपस में एक दूसरे के जो वेस्ट है वो रिसाइकिल हो रहे थे। और बी कीपिंग, जो कि बीज जो होते हैं बहुत अच्छे पॉलिनेटर होते हैं फॉर द एग्रीकल्चर फील्ड। जो क्रॉप्स होते हैं उनमें जो फ्लावरिंग होती है उनकी पॉलिनेशन बीज करते हैं, तो आपस में ये सारी प्रोसेसेस जुड़ी हुई थी। तो इसमें जो भी रिसोर्सेज थे उनका बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन हो रहा था, और ये उस यूटिलाइजेशन से प्रोडक्शन जो था वो बहुत ही ज़्यादा हो रहा था। तो इसमें हमने देखा, इसमें किसी भी तरह का कोई ऐसा वेस्ट नहीं बच रहा है, क्योंकि सारा वेस्ट रीयूज़ हो रहा है किसी न किसी प्रोसेस में, और इसमें कोई भी वेस्ट लेफ्ट नहीं है जो पॉल्यूशन कोज करे। तो रमेश चंद्र नागर ने हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब बनाया, जिससे अभी 5000 फार्मर रिसेंटली जुड़े हुए। तो इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया था, बिना केमिकल्स को यूज़ किए सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाया, जिससे ना तो सॉइल पॉल्यूशन हुआ, ना एयर पॉल्यूशन हुआ, ना ही वाटर पॉल्यूशन हुआ। तो यहाँ पर हमारा जो सॉइल पॉल्यूशन टॉपिक है वो ख़त्म होता है।